जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग आपके बिहार बोर्ड 2024 को टारगेट करके क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और ऐसा क्यों है, क्यों लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा कुछ आज की वीडियो में आपको पता लग जाएगा। और किस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सारा कुछ आज आपको पता लगने वाला है। ठीक है। और हम आपको बता दें, टोटल हम लोग आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे। और ये 10 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि पूछा जाए। ठीक है। तो वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन करेंगे, सारा का सारा क्वेश्चन आपको हम क्लास में ही याद करवा देंगे। बाहर पढ़ने का भी जरूरी नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं पे याद होगा। ठीक है। इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। वहां जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वहां पे आपको इस टाइप का क्यूजेस भी देखने को मिलेगा, जिस जो आप लोग लगा करके आप अपना ऑब्जेक्टिव को मजबूत कर सकते हैं। डेली आपको काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। बस क्लिक करना है, आपको वहीं पे पता लग जाएगा कौन सा सही है और आपने जो किया वो सही है कि गलत है। ठीक है। चलिए, तो समय बर्बाद नहीं करते हैं, ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। और याद करते हुए चलेंगे क्लास का, क्लास में सभी कोई, ठीक है, जो भी जुड़े हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि खूनी रविवार क्या है। और ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2022 20 में और 22 में पूछा गया है। 2 साल, मतलब देख पा रहे होंगे कि 2 साल का गैप में पूछा गया। कितना साल गैप है? 2 साल में। और फिर उम्मीद है कि 2 साल में फिर पूछ दे, 2 साल बाद मतलब 2024 में पूछ दे। तो इस हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। चलिए, खूनी रविवार क्या है, यही आपको बताना है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं, पहले याद कर लेते हैं, उसके बाद एक बार पढ़ लेंगे। कितना देर लगेगा पढ़ने में? तुरंत हो जाएगा। चलिए, खूनी रविवार को समझते हैं। हुआ क्या था कि रूस का जो राजा था, उसका अपनी जनता पर, प्रजा पर काफी ज्यादा प्रभाव था, काफी ज्यादा जाति करता था उस पर। ठीक है। तो टैक्स वैक्स खूब ज्यादा लगाया हुआ था। इस वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ जो होता था मजदूर को और किसान को होता था। किसान से खूब ज्यादा खेती करवाता था और पैसा उसको देवे नहीं करता था। मजदूर से खूब ज्यादा काम करवा लेता था, पैसा कम देता था उसको। तो इस सब वजह से किसान हुआ, मजदूर हुआ, ये सब जो है रूस का राजा से काफी ज्यादा नाराज थे। ठीक है। तो हुआ क्या कि जो है वो लोग महल की तरफ गया बातचीत करने के लिए कि जो है हम लोग बहुत गरीब हैं, ऐसे वैसे, तो मेरा थोड़ा सा कर माफ कर दीजिए। तो यही सब बात के लिए वो लोग कहाँ चले गए? महल की तरफ जाने लगे। मतलब किसान और मजदूर का एक ग्रुप महल की तरफ जाने लगा। उस समय ताजा ताजा जो है रूस जो है 1905 में जापान से हारा था। और आप लोग मैप में देखिएगा, जापान बिल्कुल छुटकू सा देश है। जैसे अपना श्रीलंका है ना, वही साइज का जापान है, मतलब छोटा सा देश है, एशिया का देश है। और उससे रूस हार गया था। तो रूस का बेइज्जती हो गया था। आप सोचिए, आपसे छोटा बच्चा आपको कोई ढेला मार देगा, थप्पड़ मार के चला जाएगा, आपको बेइज्जती महसूस होगा ना। वैसे रूस बहुत बड़ा देश था और जापान छोटा सा देश है, भी वैसे है। और जापान मार दिया रूस को। अब रूस को मारा तो रूस का बेइज्जती हो गया। रूस का राजा इसीलिए गुस्साया हुआ था। और ये सब जाने लगा महल की तरफ। तो रूस का राजा क्या बोला? जो भी आए उसको उड़ा दो, साला को खत्म करो, हटा दो। तो ये क्या क्या सैनिक सब उसका तरतरा दिया पकड़ के, 1,000 से ज्यादा लोग को। 1,000, लगभग 1,000 लोग आया था वहां पर, मजदूर सब बातचीत करने के लिए आया था, मारपीट करने नहीं आया था। और इधर सैनिक क्या क्या सबको तरतरा दिया। दिन था आपका रविवार का। कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। और देखिए, रविवार को खून हुआ, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? खूनी रविवार बोल दिया गया। समझ गए क्यों इसको खूनी रविवार बोलते हैं? रविवार के दिन खून हो गया तो खूनी रविवार हो गया। चलिए, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, यही लिखा हुआ होगा, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, वैसे हम पढ़ देते हैं एक बार। खूनी रविवार हत्या की एक घटना है जो रूस में रविवार के दिन घटित हुई थी। किस दिन हुई थी? रविवार के दिन घटित हुई थी। रूस में जार के शासन से लोग तंग आ गए थे। उनका अत्याचार काफी बढ़ गया था। इसी संबंध में बात करने के लिए एक प्रार्थना पत्र के साथ शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर मजदूर जार से मिलने के लिए पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। कहाँ जा रहा था? पीटर्सबर्ग में एक तो महल था जार का बना हुआ, वहीं पे जा रहे थे। उसी समय सैनिकों ने उन पर गोली बरसा दी। गोली कौन बोला था चलाने के लिए? तो राजे बोला था कि भूज दो इस सबको। इसके परिणाम स्वरूप 1,000 से ज्यादा अधिक मजदूर मारे गए। इसी घटना को क्या बोला जाता है? खूनी रविवार बोला जाता है। खूनी रविवार समझ गए होंगे, कुछ था ही नहीं भैया। खून हुआ था, रविवार के दिन हुआ था। कौन मारा था? तो रूस का राजा का जो सैनिक था वो मारा था। किसको मारा था? मजदूर को मारा था। क्यों मारा था? काहे कि ये लोग जा रहा था महल की तरफ और पूछ देगा कैसे, जुलूस निकला था तो नारा भी लगा रहा होगा ना। तो रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहा था। ठीक है। काहे कि मजदूर सबका बहुत ज्यादा शोषण किया था, गरीब था, तो उसको खाना चाहिए और क्या चाहिए, तो इसी का नारा लगाते हुए महल की तरफ जा रहा था। तो बस मार दिया, रुस ताजा ताजा हड़बे किया था 1905 में, तो असर अपना दिखा दिया। चलिए, समझ गए, क्वेश्चन क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है, सर्वहारा वर्ग किसको बोलते हैं? सर्वहारा वर्ग 2012 में और 18 में पूछा है। सर्वहारा वर्ग
किसको बोलते हैं? तो देखिए, सर्वहारा वर्ग समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें मजदूर आता है, किसान आता है और जितना आम लोग है सब, मतलब छोटा-छोटा उद्योग चलाने वाला, दुकानदार, ये सब सब किस में आ जाता है? सर्वहारा वर्ग में आ जाता है, यही लिखा हुआ है। और कार्ल मार्क्स के बारे में बोला था कि सर्वहारा वर्ग मजदूर और श्रमिक का वर्ग था जो सुविधाहीन था, इसको किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं थी। पूंजीपति वर्ग द्वारा इस वर्ग का पूरी तरह से शोषण किया जाता था, पूरा तरह से इसको चूसा जाता था, ठीक है। तो यही लिखना था। वैसे तो आंसर आपका यहीं तक कंप्लीट हो जाता है कि सर्वहारा वर्ग किसको बोलते हैं। लेकिन इतना सा लिख के छोड़ देने से आपको 2 में 2 नंबर नहीं मिल जाएगा। आपको नंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो नंबर 2 में 2 तब मिलेगा जब आप उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे। इसीलिए इसके बाद का लाइन हम लिखे हैं, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। सर्वहारा वर्ग समाज का ऐसा वर्ग होता है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल होते हैं। सर्वहारा वर्ग किसान मजदूर का वर्ग होता है जिसमें नॉर्मल लोग सब शामिल होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूर तथा श्रमिकों का वर्ग था जो सुविधाहीन था, उसको किसी प्रकार का सुविधा प्राप्त नहीं था, किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। पूंजीपति वर्ग द्वारा इस वर्ग का पूरी तरह से शोषण किया जाता था, पूरी तरह से इसको चूसा जाता था। चूसा मतलब जो चॉकलेट रख के चूस लिए वो वाला चूसना नहीं, पूरा तरह से जो है इसका मतलब इससे ज्यादा काम करवाया जाता था, ज्यादा पैसा लिया जाता था, सब चीज से ज्यादा ज्यादा किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति से पूर्व मतलब रूस का क्रांति से पहले किसान का स्थिति कैसा था रूस में, यही क्वेश्चन आपको बताना है। देखिए 2022 में पूछा गया है, ताजा ताजा क्वेश्चन है, 24 में भी पूछने का काफी ज्यादा चांस है। रूसी क्रांति से पूर्व मतलब पहले किसान की स्थिति कैसा था? तो देखिए एक बात याद रखिएगा, रूस में जो क्रांति हुआ था उसमें किसान बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, बहुत ज्यादा सहयोग किया था, जी जान लगा दिया था रूस में क्रांति करने के लिए, ठीक है। तो अब कोई भी आदमी क्रांति तभी न करना चाहेगा जब वहां का राजा से वो खुश नहीं होगा। तो किसान की स्थिति खराब थी, ठीक है, इससे पता चलता है किसान की स्थिति खराब था। रूसी क्रांति से पूर्व किसान की स्थिति दयनीय थे। दयनीय मतलब क्या होता है? दयनीय मतलब होता है बहुत बुरा। किसान की स्थिति कैसा था? बहुत खराब था। वह पूंजीपति वर्ग के अधीन एवं अपनी जमीन से बंधे हुए थे। होता क्या था कि राजा जो है किसान पर, मजदूर पर काफी ज्यादा टैक्स लगा के रखा था, कर लगा के रखा था। अब कोई गली में जाना है तो उस पर टैक्स दीजिए, राजमहल आना है तो उस पर टैक्स दीजिए, खाना खाना है तो उस पर टैक्स दीजिए, मतलब बहुत प्रकार का टैक्स लगा हुआ था। फसल उत्पादन कर रहे हैं उस पर भी पैसा दीजिए राजा को। तो इतना जब आदमी पैसे दे देगा तो अपना खाने के लिए उसको क्या बचेगा? तो बहुत प्रकार का टैक्स लगाया हुआ था। अब किसान बेचारा गरीब है, उसके पास तो पैसा है ना, लेकिन उसको राज्य में तो रहना है। तो वो क्या करता था, जो ज्यादा पैसा वाला लोग है उससे पैसा मांग लेता था, भैया थोड़ा दे दीजिए। पैसा मांग लिया उससे, और आदमी भी तो, उसको भी तो फायदा चाहिए, वो तो फ्री में देने देगा पैसा। वो क्या करता था, जमीन गिरवी रख लेता था, जमीन हमको दे दीजिए भैया, पैसा ले लीजिए, ऐसा बोलता था वो। तो फिर क्या होता था, जमीन चला जाता था पूंजीपति पर, पैसा वाला के पास, और पैसा चला मतलब जो थोड़ा मोड़ा पैसा था किसान को देता था, और किसान वो पैसा जाकर राजा को देता था। तो अब किसान के हाथ से तो जमीन चली गई ना। तो वही लिखा हुआ है कि पूंजीपति वर्ग के अधीन अपनी जमीन से बंधे हुए थे। किसान के पास पूंजी का अभाव था, अभाव मतलब कमी होता है, किसान के पास पैसा नहीं था, जिसके कारण वह करों के बोझ तले दबे हुए थे, जिसके कारण उस पर काफी ज्यादा कर का बोझ पड़ गया था, काफी ज्यादा प्रेशर पड़ गया था। किसान जाड़ के शासन से खुश नहीं था, किसान जो है राजा का शासन से खुश नहीं था, इसी कारण क्रांति में इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। इतना सा लिखना था, कुछ ज्यादा था ही नहीं इसमें। रूस में क्रांति से पहले किसान की स्थिति कैसा था? तो काफी ज्यादा बुरा था। बुरा क्यों था? काहे कि राजा उस पर बहुत ज्यादा कर लगाया हुआ था। कर लगाने के लिए उसको पैसा पूंजीपति वर्ग से लेना पड़ता था, मतलब ज्यादा पैसा वाला से पैसा उसको पैसा लेना पड़ता था, और बदला में जमीन उसको गिरवी रखना पड़ता था। इसी वजह से जो है किसान लोग क्या किया, क्रांति करना चाहा, और क्रांति में भरपुष्ट सहयोग दिया, जितना ज्यादा सहयोग दे सकता था उतना ज्यादा सहयोग किया, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ऐसा दो गो बात बताना है जो बताने के बाद स्पष्ट हो जाए कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, मतलब यहाँ पे कोई भी सब धर्म को मानने का आजादी है, यही बताना है। चलिए समझते हैं। निम्नलिखित है, लिख दिए कि दो प्रावधान निम्नलिखित है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। यहाँ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें बोला जा रहा है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिहार राज्य में हिंदू रहेगा, उसके बगल में जो है झारखंड है उसमें मुस्लिम रहेगा, उसके बगल में शायद, कोई भी राज्य का अपना कोई भी धर्म ही नहीं है। सब राज्य में सब धर्म का लोग रह सकता है, कोई भी आदमी हो वो अपने मन से कोई भी धर्म अपना सकता है, इसमें उस कानून कोई बाधक नहीं बनेगा, कानून उसमें जरा भी रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन बाबू, आपका मम्मी पापा आपको थपड़ा सकता है यदि कोई धर्म परिवर्तन कीजिएगा, तो मम्मी पापा भरपुष्ट चूड़न देगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं सोचिएगा। हाँ ऐसा है तो कानून आप पे, मम्मी पापा भी तैयार है, कानून आपको नहीं रोकेगा कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, ठीक है। कानून कभी भी आपके रास्ता में बाधक नहीं बनेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर।
राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, लिंग, वंश, संप्रदाय से संबंधित क्यों ना हो, उसे अधिकार है कि वह अपनी इच्छानुसार रोजगार कर सकता है। मतलब रोजगार के मामले में भी कोई जो है इस सब के आधार पर, लिंग, जाति, धर्म, इस सब के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। अपना मन से आप अपना रोजगार कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यही लिखना था। अगला देखते हैं। नगर निगम का 2 कार्य लिखें। नगर निगम का हमको 2 गो कार्य लिखना है और 2022 में क्वेश्चन पूछा है। 2 गो कार्य लिखना है। चलिए जी, तो नगर निगम का क्या-क्या कार्य है? तो पहला तो हम लोग देख लिए कि शौचालय व नाली व इस सब का निर्माण करना, इस सब का व्यवस्था करना, सड़क निर्माण करना, सड़क का गंदगी का सफाई करवाना, जल का मतलब पीने के लिए पानी उपलब्ध कराना, खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराना, सब किसका काम है? नगर निगम का। जो भी दिमाग में आता है लिख दीजिए। ज़्यादा भी नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत उड़ेरिएगा, जितना बोला है उतने को। बोल रहा है किन्हीं 2 गो कार्य को लिखने के लिए, तो 2 को लिखेंगे। एगो ई लिख दिया, दूसरा नंबर में लिख दी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, मतलब साफ साफ पीने वाला पानी उपलब्ध कराना। ये भी किसका काम है? नगर निगम का काम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित कर दिया? स्थगित करना मतलब होता है, स्थगित करना मतलब होता है रोक दिया। असहयोग आंदोलन जो था उसको गांधी जी काहे रोक दिया था, क्या कारण था, यही लिखना है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हुआ क्या था कि असहयोग आंदोलन जो शुरू किए थे गांधी जी, और गांधी जी का एक सीधा सीधा रूल था कि इस आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आंदोलन में हिंसा हो जाता है, अंग्रेज क्या करेगा, वो हिंसा को सबूत बना के, एविडेंस बना के गांधी जी के खिलाफ केस कर देगा। ठीक है, उसके खिलाफ जो है सबूत पेश करेगा। तो इसीलिए गांधी जी सोचते थे कि आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर इधर से हिंसा होता है तो उधरों से होगा, तो हम लोग के पास तो बंदूक बंदूक है नहीं, तो हम लोग घायल हो जाएंगे। तो गांधी जी का ही सोच था, तो हिंसा से दूर भागते थे। वही लिखा गया है। तो उसी में हुआ क्या था कि असहयोग आंदोलन जब गांधी जी शुरू किए थे, उस समय चौरी चौरा नाम का एगो स्थान था। वहां पर पुलिस थाना में 22 गो पुलिस वाला को पकड़ के उसको थाना में डाल करके और किरोसिन तेल पेट्रोल छिड़क करके उस पे आग लगा दिया गया था। तो 2200 का 2200 पुलिसकर्मी जो है मर गया था। ठीक है, तो ये हत्याकांड हुआ तो गांधी जी दुखी हुए इस बात से, और उसके बाद जो है ये मतलब आंदोलन को खत्म कर दिए थे। असहयोग आंदोलन को इसीलिए स्थगित किए थे, काहे कि आंदोलन में हिंसा हो गया था। पढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन 1920-22 प्रथम जन आंदोलन था। और तो पूछता भी कभी कभी कि कौन सा आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो लिखेंगे असहयोग आंदोलन। गांधी जी का यह आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। गांधी जी ये जो आंदोलन किए थे, इसमें सत्य और अहिंसा के बल पर ये आंदोलन के सब इसी पे किए थे। इस आंदोलन को समाज का हर वर्ग का समर्थन प्राप्त था। किसान हो, मजदूर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब इसको समर्थन दे रहा था। पूंजीपति वर्ग हो, सबको। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। हम आपको बताया ना चौरी चौरा में क्या था, मतलब एक थाना था, उसमें 22 गो को पुलिसकर्मी को बंद करके ताला उला मार करके जिंदा जला दिया गया। इस घटना से गांधी जी काफी दुखी हुए, और चूंकि उनका आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक था, तो अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। क्यों लिया? काहे कि हिंसा हो गया आंदोलन में, यही लिखना था। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हम्म, अगला है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा कब शुरू किया गया था? पहले तो ये देख लीजिए। तो दांडी यात्रा शुरू किया था आपका 12 मार्च 1930 में। खत्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1930 को ही समाप्त हुआ था। तो लगभग में 24 दिन होता है, उतना दिन आपका ये मतलब ये जो है दांडी यात्रा चला था। लगातार पैदल चले थे गांधी जी। और कितना अनुयायी था, मतलब कई गो आदमी के साथ में शुरू किए थे? तो उसमें 78 गो आदमी इनके पास में था। और पहुंचते पहुंचते जब वहां पहुंचे, दांडी नामक स्थान पे पहुंचे, तो बहुत ज्यादा आदमी हो गया था। कहाँ से शुरू किए थे? तो साबरमती आश्रम से। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं इसको। जब दांडी यात्रा नहीं किए थे गांधी जी, उससे पहले पूरा भारत में नमक कानून लगा हुआ था। नमक कानून क्या था? तो नमक पे टैक्स लगा हुआ था, नमक पे कर लगा हुआ था। तो हुआ क्या कि गांधी जी बोले तो नमक तो सबका खाने वाला चीज है, इस पे कर क्यों लगा रहे हैं भैया? अंग्रेज से क्वेश्चन किए तो अंग्रेज कुछ बोला ना, कर लगे ले रहने दिया। तो गांधी जी सोचे कि ऐसे नहीं होगा, अब जो है आंदोलन करने पड़ेगा। तो क्या किए, 78 आदमी को लिए, बोला चलो बेटा सबको अब जो है दांडी में जाएंगे, अपने से नमक बनाएंगे, अपने से खाना बनाएंगे, वहीं पे खाएंगे। समझ के मतलब अपने से नमक बनाएंगे। तो 78 आदमी के साथ में चले, साबरमती आश्रम से शुरू किया और दांडी में जाकर के समुद्र के किनारे, दांडी नामक स्थान है, दांडी जगह, समुद्र से का पानी लिए, वहां से नमक वमक बनाए थोड़ा सा, और यही हुआ दांडी यात्रा। और क्या था, चल पढ़ते हैं इसको। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए बनाया गया था। नमक कानून था, बोले नमक पे टैक्स लगाया हुआ था, इसी को खत्म करने के लिए दांडी यात्रा शुरू किया गया था।
नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था, नमक का उत्पादन पर सरकार का कब्जा था, कंट्रोल था, नियंत्रण था। इससे अन्याय, गांधी जी इसको अन्याय समझता था। अतः दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को समुद्र का पानी नमक से बनाकर मतलब सॉरी अतः समुद्र के पानी से नमक बनाकर उन्होंने नमक कानून को पूरी तरह से भंग कर दिया था। नमक बनाया समुद्र का पानी से, नमक कानून भंग कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सौम्य अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी थे होशियार, 78 को आदमी से शुरू किए थे, लेकिन जब दांडी पहुंचे तो बहुत ज्यादा आदमी, हजारों आदमी उसके पास जमा हो गया था। तो जब इतना आदमी जमा हो गया उसके पास, तो सोचे कि भैया अब चौका लगिए गया, छक्को मारिए देते हैं। तो बस वो जो है दूसरा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी वहीं से शुरू कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला है गुप्त मतदान पत्र। गुप्त बात है मतलब चुपचाप वाला बात है, तो गुप्त का मतलब क्या होता है? गुप्त का मतलब होता है चुपचाप, चुपचाप। ठीक है। तो गुप्त मतदान पत्र। अब मतदान पत्र क्या होता है? मतदान पत्र एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसके द्वारा आदमी जो अपना वोट डालता है। ठीक है। अब गुप्त मतदान पत्र क्या है? तो गुप्त मतदान पत्र है यदि इसको चुपचाप किया जाए, गुप्त रूप से किया जाए, तो गुप्त मतदान पत्र हो गया। चलिए पढ़ते हैं। मतदान पत्र वह दस्तावेज है जिससे मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करता है। मतदाता मतलब वोट देने का अधिकार है। अगर इसे गुप्त रूप से व्यवहार में, मतलब गुप्त मतलब वह चुपचाप से अगर व्यवहार में लाया जाए तो इसको क्या बोलेंगे? गुप्त मतदान पत्र बोलेंगे। यही लिखना था। मतदान यदि गुप्त तरीके से किया जाए तो गुप्त मतदान हो गया। अब पत्र को लगा दिए, पत्र लास्ट में। चलिए अगला है राजनीतिक दल की परिभाषा दे। 2014 में और 2020 में पूछा गया है। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल की परिभाषा दे, राजनीतिक दल को परिभाषित करें। सब एक एक क्वेश्चन है। तो राजनीतिक दल क्या है? लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें जितना भी कार्यकर्ता होता है उसका सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, मतलब राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहता है वो। ठीक है। और ये देखिए होता क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि लोग सब मतलब जो चुनाव उनाव लड़ता है वो क्या करता है, नियम बनाता है कि अगर हम चुनाव जीत गए तो आपके गांव में रोड बनवा देंगे, आपके गांव में लंबा लंबा घर बनवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा डिंग डंग देता है ना। तो बस यही काम करता है वो। पहले नीति बनाता है, ये सब काम हमको करना है। और बहुत कम ऐसा नेता होता है जो उसको लागू करने के बारे में भी सोचता है। चलिए इसको पढ़ते हैं एक बार। राजनीतिक दल एक ऐसे संगठित समूह को जो चुनाव लड़ने, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ना, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, उसको राजनीतिक दल बोलते हैं। यह समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ नीतियों का निर्माण करता है। समाज का हित को, जैसे बोले रोड बनवा देना, घर बनवा देना, इस सबको ध्यान में रखते हुए एक नीति बनाता है। और उसके बाद जो है उसको मतलब जब चुनाव जीत जाता है तो उसके बाद उसको लागू करने का प्रयास करता है। इतना सा लिखना था। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि हम आपको पहले ये बताए थे, टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट एक तो कानून था, इसको काला कानून बोलते हैं। काहे बोलते हैं? काहे कि इसमें कोई दलील, कोई अपील बिना मुकदमा चलाए आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। इसी को क्या बोला जाता है? रॉलेट एक्ट बोला जाता है। एक नियम बनाया था अंग्रेज। ठीक है। तो रॉलेट एक्ट अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक कानून था जिसमें किसी भी भारतीय को केवल शक के दायरे में पकड़कर अनिश्चित समय के लिए कारावास में डाल दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था अनिश्चित समय के लिए, मतलब मनमाना समय के लिए समझ लीजिए। इसे काला कानून भी बोला जाता है। काहे काहे कि इसमें अपील दलील कुछ नहीं होता था। और इसी में जो है दो अपना भारत का नेता था, सत्यपाल किचलू था। ठीक है। उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। और इसको छुड़वाने के लिए जलियांवाला बाग में को सभा आयोजित किया गया था। वहीं जनरल डायर बहुत करके चारों तरफ गोली चलवा दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। रॉलेट एक्ट से ही संबंधित था वो। ठीक है। तो 10 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। याद हुआ कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और देखिए इसका पीडीएफ जाके जरूर ले लीजिएगा। एक बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा ना तो इसको याद हो जाएगा। इतना आसान भाषा में हम लिख करके दिए आपको कि एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे आपको किस चैप्टर का, किस टॉपिक का, किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बाबू हमको समझ में नहीं आता हम आपके लिए क्या बनाए, कौन सा वीडियो बनाए, कौन सा चीज लेकर के आए। क्या आप क्या नहीं जानते हैं, हमको कैसे पता चलेगा? आप बताइएगा तभी तो पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिएगा। ऐसा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।